चलें बेटा फिर हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 3 में हम प्रेडिकेट लॉजिक की बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कशन हो गई कि जो प्रोपोजिशन लॉजिक है, अगर उसमें वेरिएबल्स आ जाएं, वेरिएबल्स हों तो वो प्रेडिकेट लॉजिक कहलाती है। ठीक है, मतलब ये कि जो प्रोपोजिशन लॉजिक है उसमें डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं, उसमें कोई वेरिएबल नहीं आता। जो मैंने आपको चंद एग्जांपल्स प्रोपोजिशन लॉजिक में शेयर की थी, उसमें आपने देखा होगा कि एंड पे दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स थी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस थे, उसमें वेरिएबल्स थे। वहां पर भी मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि ये वेरिएबल्स की जब वैल्यूज पुट करते हैं तो ये उस वक्त प्रोपोजिशन लॉजिक बन जाती है, लेकिन अगर वेरिएबल्स शामिल हों तो ये प्रोपोजिशन लॉजिक नहीं है बल्कि प्रेडिकेट लॉजिक है। तो अब हम उसी प्रेडिकेट लॉजिक की बात करेंगे। थोड़ा सा रेफरेंस पहले प्रोपोजिशन का भी माइट भी आए। अ प्रोपोजिशन इज अ वैल्यू दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, whereas a predicate is a function the value of which is either true or false। तो हमें पता चला कि प्रोपोजिशन खुद से एक जो ना वो वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू हम ट्रू या फॉल्स कंसीडर कर लेते हैं, हमें आइडिया होता है। ठीक है, बट जो प्रेडिकेट है वो एक फंक्शन है, उस फंक्शन में हमें वैल्यूज। सर अपना माइक थोड़ा नजदीक कर ले, आवाज बहुत स्लो आ रही। ओके, तो प्रेडिकेट एक फंक्शन है, उस फंक्शन में हमें वैल्यूज पुट करना पड़ती हैं। अब वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद ये ट्रू या फॉल्स उसकी वैल्यू निकलेगी, पता चलेगा। What we conclude from above two statements is that propositions are simple declarative sentences, whereas predicates include variables also. It is the only difference between proposition and predicate. प्रोपोजिशन में वेरिएबल नहीं होते, वो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, जबकि प्रेडिकेट में वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब प्रेडिकेट लॉजिक की जरूरत क्यों पड़ती है? सपोज दोबारा बताइएगा जी बेटा। जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है उसके बारे में फर्ज करें एक मैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस बोलता हूं, इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। सर जी माइक के पास आएगा, आवाज नहीं आ रही है आपकी, माइक के पास आएगा, आवाज नहीं आ रही। जी बेटा, अब देखें जी आ रही है सर, आप दूर हो तो फिर आवाज नहीं आती, वो स्लो। चलें, अब उम्मीद है कि आवाज ठीक होगी। मैंने अब माइक करीब कर लिया है। तो मैं आपको बेटा ये बता रहा था कि इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। तो अगर तो बारिश हो रही है वाकई, तो फिर ये ट्रू होगा सेंटेंस, ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस। और अगर बारिश नहीं हो रही तो फिर ये फॉल्स होगा। ठीक है, लेकिन सेंटेंस से मुझे उसकी डेक्लेरेशन से, उसके ऐलान से पता चल जाता है कि ये सही है या गलत है। जबकि प्रेडिकेट उसमें वेरिएबल शामिल होते हैं, जब तक मुझे वेरिएबल की वैल्यू का पता ना चले उस वक्त तक मैं उसको अनाउंस नहीं कर सकता, फैसला नहीं कर सकता ये ट्रू है या फॉल्स। इट इज एक्स आउटसाइड। अब एक्स की कोई वैल्यू होगी, एक्स से मुराद सनशाइन हो सकता है, एक्स से मुराद ऑफिसर हो सकता है। देयर इज एक्स आउटसाइड, देयर इज ऑफिसर आउटसाइड, देयर इज अ कार आउटसाइड। ठीक है, तो जब प्रेडिकेट, जिसे उसे कहेंगे जिसमें वेरिएबल आ जाता है। बात समझ आ गई? अब हम आगे एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। जैसे देखें, सपोज दैट वी नो दैट द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज ट्रू। प्रोपोजिशन क्या है? एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी नेटवर्क इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। ये प्रोपोजिशन है, ये ट्रू है। ठीक है, अब एक प्रोपोजिशन हम एक और स्टेटमेंट देखते हैं। नो रूल्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक अलाउज अस टू कंक्लूड द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वो कौन सी है? वो स्टेटमेंट है मैथ 3 इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। अब यहां पर जो मैथ 3 है ना, ये एक्चुअली एक वेरिएबल है। मैथ 3 क्या है? वेरिएबल। मुझे नहीं पता मैथ 3 असल में है क्या। मैथ 3 किसी बुक का नाम है, क्लास 3 की बुक का नाम है, या कुछ और। तो यहाँ पर मैथ 3 की जगह पे आप एक्स भी कह सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं।
एक्स भी कहा जा सकता है, एक्स इज फंक्शन प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम थोड़ा सा जो है ना वो एक्सप्लेनेटरी रखा, थोड़ा सा उससे हमें समझ आ रही है। मैथ 3 इज फंक्शनिंग प्रॉपरली वेयर मैथ 3 इज अ कंप्यूटर। अब यहाँ से हमें पता चला कि मैथ 3 है क्या, मैथ 3 क्या है, कंप्यूटर है कनेक्टेड टू यूनिवर्सिटी नेटवर्क। तो हम फिर अब चूंकि हमें इस वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई, वेरिएबल की वैल्यू क्या है, कंप्यूटर, तो हमें प्रीवियस प्रोपोजिशन से पता था कि एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू यूनिवर्सिटी नेटवर्क इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो प्रेडिकेट है ये भी ट्रू है, लेकिन हमें इसके लिए वेरिएबल का पता होना चाहिए, ज़रूरी था। और प्रोपोजिशनल लॉजिक में वेरिएबल चूंकि होते ही नहीं, इसलिए वहां पर हम इस तरह की स्टेटमेंट्स को डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए प्रोपोजिशन लॉजिक में ये वाली स्टेटमेंट्स, इस तरह की स्टेटमेंट्स वेरिएबल्स वाली आती ही नहीं है। बात समझ आ गई? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कह सकते हैं कि एक गाड़ी है, कार है, वो जनाब पेट्रोल, उसका इंजन पेट्रोल पे चलता है, तो उसमें डीजल का कोई काम नहीं है। एक और कार है, वो डीजल इंजन है उसका, तो उसमें पेट्रोल का कोई काम नहीं है। तो इसी तरह से प्रोपोजिशन लॉजिक में वेरिएबल्स का कोई काम नहीं है, और प्रेडिकेट लॉजिक में वेरिएबल डिस्कस किए जाते हैं। ठीक हो गया? फिर एक और एग्जांपल है, लाइकवाइज CS2 इज अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर। इंट्रूडर कहते हैं ऐसे हैकर को जो डाटा को हैक करना चाहता है, लेकिन वो कंपनी का हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अपना ही पर्सन है, उसको हम इंट्रूडर कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में आप हैकर कह सकते हो। CS2 is under attack by an intruder where CS2 is a computer on the university network. To conclude the truth of there is a computer on the university network that is under attack by an intruder. इसका भी हम, इस स्टेटमेंट को भी हम नहीं समझ सकते किस कॉन्टेक्स्ट में, प्रोपोजिशन लॉजिक में। लेकिन अगर प्रेडिकेट लॉजिक की बात करें तो हमें देखना पड़ेगा CS2 अगर वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू क्या है। वो हमने देख लिया, CS2 वेरिएबल की वैल्यू क्या है, कंप्यूटर। ठीक है? तो यहाँ पर बेटा बताएं, अगर कोई क्वेश्चन है तो बात करें। सर जी चलें अब आप। अच्छा बेटा, ये प्रेडिकेट लॉजिक है। तो अब आगे चलते हैं। जैसे हमने कनेक्टिव्स देखे थे प्रोपोजिशन लॉजिक में, उसी तरह से प्रेडिकेट लॉजिक में क्वांटिफायर्स आते हैं। प्रोपोजिशन लॉजिक में क्या था, ये नॉट था, डिसजंक्शन था, कंजंक्शन था, एक्सक्लूसिव और था, इफ देन था और बाय कंडीशनल था। ठीक है? तो ये प्रोपोजिशन लॉजिक में थे। अब क्वांटिफायर्स यूज होते हैं प्रेडिकेट लॉजिक में। आज हमने क्वांटिफायर्स नहीं देखने, आज सिर्फ प्रेडिकेट लॉजिक ही देखनी है। टू अंडरस्टैंड प्रेडिकेट लॉजिक वी फर्स्ट नीड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होती है? स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल सच एज x ग्रेटर देन 3, x इक्वल y प्लस 3, x प्लस y इक्वल z, and computer X is under attack by an intruder, computer X is functioning properly। ये सारी प्रेडिकेट्स हैं। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, सर ये जो प्रेडिकेट है ये प्रेडिक्शन की तरह से है। नहीं बेटा, ये प्रेडिक्शन की तरह से नहीं है। आप ये देखें, इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कोई इसमें किसी किस्म की प्रेडिक्शन वाली बात नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। जब हमें x की कीमत पता चल जाए तो इस प्रेडिकेट को हम इसका रिजल्ट बता सकते हैं। अगर चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जहाँ तक कल हमने डिस्कस किया था उससे आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे। आज प्रेडिकेट्स हमने देख ली थी कि प्रेडिकेट्स क्या होती हैं, और कुछ चीज़ें हमने इसके बारे में डिस्कस की थी। अच्छा जी, दीज स्टेटमेंट्स प्रेडिकेट्स आर नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू फॉल्स नहीं होती। when the values of the variables are not specified, जब तक हम उनके variables की values को specify नहीं कर लेते। values का पता चलेगा तब हम उसको true या false कह सकते हैं। we will discuss the way that propositions can be produced from predicates। तो हम predicates से proposition बनाने का तरीका भी देखेंगे। तरीकाकार क्या होगा कि predicate हमारे पास होंगी, predicate से हम proposition बनाएंगे। proposition बनाने का तरीका सिंपल ये है कि हम वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, मैथ था, मैथ 3 गालिबन वेरिएबल का नाम था, या कोई और CS2 वेरिएबल का नाम था। तो ये वेरिएबल्स हैं,
जब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये प्रोपोजिशंस बन जाएंगी, और प्रोपोजिशंस फिर फर्दर हम उनको ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं। ठीक है, द स्टेटमेंट x इज़ ग्रेटर देन 3 हैज़ 2 पार्ट्स। तो इसके अब टेक्निकली 2 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट, द वेरिएबल x इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है, ये इसका जिसको हम उर्दू ज़ुबान में कहेंगे मौजू है। ठीक है, द सेकंड पार्ट, द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जो उसका फंक्शन फार्मूला इज़ ग्रेटर देन 3 refers to a property that the subject of the statement can have. We can denote the statement x is greater than x by p of x. ठीक है जी, where p denotes the predicate is greater than 3. अब ये जो p है ये एक्चुअली फार्मूला है, ये वो फंक्शन है, ये वो प्रेडिकेट है जो कि हमें बताता है कि हमने सब्जेक्ट के ऊपर क्या चेकिंग करनी है, क्या उसके ऊपर परफॉर्मेंस होनी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा x है, p कह रहा है इज़ ग्रेटर देन 3, तो अगर तो x 3 से ग्रेटर होगा तो फिर इसकी ट्रू वैल्यू का हम बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें x की वैल्यू चाहिए कि x क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। x की वैल्यू पता चलेगी तब हम इसकी ट्रुथ वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। द स्टेटमेंट p of x is also said to be the value of the propositional function p at x। तो इसको इस सेंस में भी हम कह सकते हैं कि p of x को हम कह सकते हैं जी वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशनल फंक्शन p। ठीक है बेटा, ये माइक फिर आपका ऑन हो रहा है। Once a value has been assigned to the variable x, the statement becomes a proposition। अब यहाँ से आप देखें कि जब वैल्यू हम असाइन कर देते हैं, once value has been assigned to the variable x, जब वैल्यू असाइन हो जाएगी फिर क्या होगा, the statement p of x becomes a proposition। तो ये सिंपल सा तरीका है प्रेडिकेट को प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करने का। प्रेडिकेट में अगर हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो वो प्रोपोजिशन बन जाती है, और प्रोपोजिशन को डिटरमिन करना आसान है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। एग्जाम्पल से बात समझ आ जाएगी। अब हमें एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं तो हमें बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, हमें बात समझ आएगी। चलें, let p of x denote the statement x is greater than 3. What are the truth values of p, 4 and 2? अब ये देख लें यहाँ पर ये जो x की वैल्यूज़ 4 and 2 कह रहा है, इसका रिजल्ट फाइंड आउट करें। p of 4 and p of 2 मतलब x को एक दफ़ा 4 पुट करें और x की वैल्यू एक दफ़ा 2 पुट करें। तो जब 4 पुट करेंगे तो सिंपल सी बात है कि 4 3 से बड़ा है, 2 पुट करेंगे तो 2 3 से बड़ा तो नहीं है ना। ठीक है, 2 एक्चुअली 3 से छोटा है, तो लेकिन इस स्टेटमेंट में लिखा है 2 इज़ ग्रेटर देन 3, तो डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट फॉल्स आ जाएगा, बिकॉज 2 इज़ नॉट ग्रेटर, इवन 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, वो लेस है, एंड 4 इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन 3, सो इट्स रिजल्ट विल बी ट्रू। तो ये आपने देखा कि जब हम प्रेडिकेट में वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं तो वो प्रोपोजिशन बन जाती है और उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना आसान है। We obtain the statement P of 4 by setting x equal 4 in the statement. Hence P of 4, which is the statement 4 greater than 3 is true and 2 greater than 3 is false. ये एक एग्जांपल थी। उसके बाद एक और एग्जांपल आगे, कंप्यूटर x is under attack by an intruder. Now we have to find what is x. x से क्या मुराद है? Suppose that of the computer on campus only CS2 and Math 1 are currently under attack by intruders। तो हमने ये उसने कह दिया कि सिर्फ 2 कंप्यूटर हैं ऐसे जो कि अंडर अटैक हैं इंट्रूडर के, वो CS2 एंड Math 1। ठीक है, तो अगर तो x इनमें से कुछ हुआ, चूँकि 2 कंप्यूटर अंडर अटैक हैं, अगर तो x इनमें से उसकी कोई वैल्यू आ गई, CS2 आ गई या Math 1 आ गई, फिर तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ CS1, CS2 एंड Math 1? तो CS2 भी अंडर अटैक है, Math 1 भी अंडर अटैक है, बट CS1 इज नॉट अंडर अटैक बाय इंट्रूडर। तो इसकी जो वैल्यू है CS1 की, ये फॉल्स आ जाएगी, बाकी ट्रू आ जाएंगी। ठीक है,
तो अब ये देख लें आप, CS1 जब वैल्यू आएगी तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। हेलो। जी बेटा ये मेरा माइक CS1 इज अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर, तो चूंकि CS1 एक्चुअली इंट्रूडर के अटैक में नहीं है तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, जबकि CS2 और मैथ 1 के लिए रिजल्ट इसका ट्रू आ जाएगा। क्योंकि CS2 भी अंडर अटैक था, मैथ 1 भी अंडर अटैक था। और वी कैन आल्सो हैव स्टेटमेंट्स दैट इन्वॉल्व मोर देन वन वेरिएबल। जैसे यहाँ पर देखें x = y + 3, तो हमें x की वैल्यू भी चाहिए, y की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, फ़र्ज़ करें x की वैल्यू 4 आ जाती है, ठीक है, और y की वैल्यू आ जाती है 1, तो फिर 1 + 3 = 4, ये ठीक हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई आती हैं तो वो फिर देखना पड़ेगा क्या वैल्यू आ रही है। तो इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। अब हम इसको देखते हैं इस तरह की एग्जांपल को। जैसे आप ये देखें, लेट q of x y डिनोट द स्टेटमेंट x = y + 3, व्हाट आर द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द प्रपोजिशन 1 2 एंड 3 0। नाउ इसको आप चेक कर लें, जब 1 2 की बात करेंगे तो x1 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या रिजल्ट बनेगा, 1 = 2 + 3, अब ये नज़र आ रहा है ये फॉल्स है, 1 5 के बराबर नहीं होता। उसके बाद 3 = 0 + 3, ये ट्रू है, ठीक है। तो बेटा ये आप देख लें, प्रेडिकेट्स जिनमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रेडिकेट्स कहलाती हैं, और जब हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, अब ये जो है ये आपके सामने ये प्रेडिकेट नहीं है, ये बन गया है प्रपोजिशन, ये भी प्रपोजिशन बन गई है, ठीक है। जब इसमें वेरिएबल थे उस वक्त ये था प्रेडिकेट, इट इज़ प्रेडिकेट, x = y + 3 प्रेडिकेट है, ठीक है। और ये जो नीचे 2 बनी हैं ये प्रपोजिशंस हैं, दोनों ही क्या हैं, प्रपोजिशंस। तो प्रपोजिशंस को हम इजीली ट्रू फॉल्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल 4 देख लें, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आ गए, कंप्यूटर C इज़ कनेक्टेड टू नेटवर्क N, ठीक है। दोनों की वैल्यूज चाहिए, C क्या है, N क्या है। सपोज दैट द कंप्यूटर मैथ 1 इज़ कनेक्टेड टू नेटवर्क कैंपस 2 बट नॉट टू नेटवर्क कैंपस 1। तो जो मैथ 1 कंप्यूटर है, कंप्यूटर का नाम है मैथ 1, वो कैंपस 2 के साथ कनेक्टेड है, नेटवर्क का नाम है कैंपस 2, और कैंपस 1 के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैथ 1 कैंपस 1, मैथ 1 कैंपस 2। सादा सी बात है, उसने पहले ही बता दिया कि मैथ 1 कैंपस 2 के साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ नहीं है। तो 1 के साथ चूंकि कनेक्टेड नहीं है तो इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। Because math 1 is not connected to the campus 1 networks, we see that A of math 1 comma campus 2 is false. However, math 1 is connected to campus 2 network, we see that A of math 1 campus 2 is true, ठीक है जी। बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, सिंपल सी बातें हैं स्टूडेंट्स। यस सर, ठीक हो गया सर, आज लग गई है समझ, थैंक यू। चलें, वेरी गुड। अच्छा, एक और एग्जांपल आ गई। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए, x + y = z, तीनों की वैल्यूज पता चलेंगी तो फिर हमें रिजल्ट का पता चलेगा। 1 2 3 तो इसको आप पुट कर लें, और 0 0 1 इसको पुट कर लें, तो x1 है, y2 है और z3 है। तो इसको स्टेटमेंट में जब पुट करेंगे प्रेडिकेट में, तो प्रेडिकेट क्या था, प्रेडिकेट हमारा था, प्रेडिकेट पीछे रह गया, प्रेडिकेट है x + y = z, x + y = z, ठीक है। तो x + y ये 1 + 2 = z = 3, तो 1 + 2 3 के बराबर होता है, इसलिए ये सही है। उसके बाद 0 + 0 = 1, 0 + 0 0 आंसर आएगा, और 0 चूंकि 1 के बराबर नहीं होता तो इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अब हम इन एग्जांपल्स से आगे चल के क्वांटिफायर्स फिर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको भी। स्टेटमेंट है, इफ x > 0 देन x = x + 1। If p of x is true for this value of x, the assignment statement x = x + 1 is executed, so the value of x is increased by 1। अब यहाँ पर ये आप समझ लें कि ये एक इंक्रीमेंट असाइनमेंट है, ये आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ी होगी
ये x में 1 का इजाफा करेगा और वापस x में स्टोर कर देगा, ठीक है। If p of x is false for this value of x, the assignment statement is not executed, so the value of x is not changed. अब यहाँ पर ये कंडीशन आ गई, if x is greater than 0 then this करना है। अगर तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब ये चलेगा, अगर 0 से छोटी होगी फिर ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। बात समझ आई ना, कंडीशन लागे ना, ऐसी आपकी प्रोग्रामिंग में कंडीशन आपने बेशुमार देखी होगी। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब x की वैल्यू अगर आ गई -1 आ गई, x की वैल्यू अगर 0 आ गई तो फिर ये ग्रेटर नहीं होगा, ठीक है। x की वैल्यू यू कैन से अगर 9 आती है, 9 ग्रेटर देन 0 है, तब ये स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। अच्छा, अब आ गया प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन। इसको ज़रा केयरफुली समझ लीजिएगा। प्री कंडीशन इसके नाम से जाहिर है कि जब हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं, कोई भी हम प्रेडिकेट किसी की बात करते हैं, उससे पहले वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हम एनालाइज करते हैं कि उनका क्या स्टेटस था, और जब हम कोई प्रेडिकेट रन हो जाता है, कोई फंक्शन रन हो जाता है, तो उसके बाद उसकी पोस्ट कंडीशन क्या थी, वेरिएबल्स की अब स्टेटस क्या है। मिसाल के तौर पे रियल वर्ल्ड से एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक कोई पेशेंट है, पेशेंट को कोई भी डिजीज़ है, तो वो डॉक्टर से मेडिकेशन ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है डॉक्टर से। मेडिसिन लेने से पहले उसकी क्या कंडीशन थी और मेडिसिन ट्रीटमेंट लेने के बाद उसकी क्या कंडीशन है। तो प्री कंडीशन कहलाएगी मेडिसिन लेने से पहले, पोस्ट कंडीशन कहलाएगी ट्रीटमेंट के बाद। तो अगर तो उसमें कोई फ़र्क होगा उसकी कंडीशन में, तो वी कैन से कि जो ट्रीटमेंट हुई है वो सही है। तो ये एनालिसिस यहाँ पर भी पाया जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ डायरेक्ट, चूँकि ये लेक्चर तो वैसे तो रिपीट हो रहा है, और आप अगर डिटेल में सुनना चाहें तो आपको मैं वो लिंक भी आपके पास यूट्यूब के पहले से मौजूद हैं, उसको आप डिटेल से भी सुन सकते हैं। एग्जांपल है कि अगर हम स्वैप करना चाह रहे हैं दो वेरिएबल्स को, दो वैल्यूज़ को आपस में, तो ये देखें कि उसका एल्गोरिदम लिखा हुआ है। दो वेरिएबल्स, यू कैन से कोई भी वेरिएबल, यहाँ पे x और y वेरिएबल ले लिए, उनकी वैल्यूज़ को स्वैप करवाना है। तो एक हम नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं टेम्परेरी, उसमें x की वैल्यू स्टोर कर दी और y की वैल्यू x में स्टोर कर दी और टेम्प की वैल्यू y में स्टोर कर दी। तो ये एल्गोरिदम है। तो हमने प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन को कैसे देखना है, सादा सी बात है कि अगर x में वैल्यू, यू कैन से x में अगर वैल्यू थी 3 और y में वैल्यू थी 7, ठीक है, ये एल्गोरिदम चला स्वैपिंग का। अगर तो इस एल्गोरिदम के चलने के बाद x की वैल्यू हो जाए 7 और y की वैल्यू हो जाए 3, ठीक है, तो इट मीन्स कि स्वैपिंग हो गई है, वैल्यूज आपस में अदल बदल हो गई हैं, तो हमारा एल्गोरिदम ठीक है, फंक्शन हमारा ठीक काम किया। अगर तो ऐसा ना हो तो ये प्री कंडीशन थी, ये पोस्ट कंडीशन। अगर तो प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन एनालिसिस से हमें पता चले कि हमारा रिजल्ट सही नहीं है, तो इट मीन्स के एल्गोरिदम में, प्रेडिकेट में, फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है। तो ये मैं आपको इसको टेबुलर फॉर्म में दिखा देता हूँ किस तरह से हम इसको चेक करेंगे। फर्ज करें प्री कंडीशन क्या है, x = 3 y = 7, प्रोग्राम हमारा ये था। और इसको आप देखें, जब हमने टेम्प में x को वैल्यू को असाइन किया, x की वैल्यू टेम्प में गई, तो उस वक्त क्या क्या वेरिएबल की वैल्यूज चल रही हैं। टेम्प में 3 आ गया, x में पहले से 3 था, y में 5 था, वो वैसे की वैसी हैं, सिर्फ टेम्प की चेंजिंग आई है। तो जिस स्टेटमेंट के साथ जिस वेरिएबल में चेंज आ रही है उसको मैंने रेड कलर से डिनोट कर दिया है, टेम्प = 3। फिर उसके बाद y की वैल्यू x में चली गई, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि टेम्प 3 का 3 रहा और y की वैल्यू x में आ गई। ये देखें x में 5 हो गया, y में 5 पहले से मौजूद था, लेकिन x में 5 कैसे हुआ, हमने y की वैल्यू को x में असाइन करवा दिया। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट y = टेम्प, अब y में टेम्प की वैल्यू जा रही है, तो y चेंज हो गया, y में 3 आ गया। तो आप देख लें प्री कंडीशन क्या थी,
x इक्वल 3 y इक्वल 5 और पोस्ट कंडीशन क्या है x इक्वल 5 y इक्वल 3। तो ये बेटा हमारा प्रेडिकेट्स का टॉपिक था। इसमें मैंने आपको जब लेक्चर डिलीवर किया था उस वक्त भी मैंने आपको पूछा था, अब मैं आपको फिर एक छोटा सा चैलेंज दे रहा हूँ। आप चूंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भी हैं तो आपको चैलेंज ये है, क्वेश्चन ये है कि ये मैंने दो वेरिएबल्स हैं, कोई भी एक्स वाई ए बी कुछ भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनकी वैल्यूज को स्वैप करवाना है। तो इस प्रोग्राम में एक थर्ड वेरिएबल यूज किया है टेम्प। तो क्वेश्चन ये है कि क्या पॉसिबल है ऐसा कि हम टेम्प को यूज किए बगैर ए और बी की वैल्यू को आपस में एक्सचेंज करवा लें, ऐसा पॉसिबल यस सर। पॉसिबल है सर नो सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि टेम्प नहीं यूज करना, तीसरा वेरिएबल होगा तो वैल्यू एक्सचेंज। पक्की बात है? नहीं, मतलब कि तीसरा वेरिएबल कोई भी हम डिक्लेयर करेंगे तो एक की वैल्यू उसमें जाएगी, फिर दूसरी उसकी जगह आएगी, जिस तरह आपने ये पहले किया एक्स और वाई में। बेटा यही तो चैलेंज है ना, यही तो चैलेंज है कि आपने तो उसको एट फर्स्ट ही ये कह दिया कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप इस पे सोचें, गौर करें, शायद कोई ऐसी पॉसिबिलिटी निकल आए। मसलन के दो ही वेरिएबल और उनकी वैल्यू चेंज हो जाए। हाँ, तीसरा वेरिएबल यूज करना ही नहीं है, टॉस करा लेते हैं। तीसरा वेरिएबल यूज करना ही नहीं है, सिर्फ दो वेरिएबल यही, इनकी आपस में वैल्यूज कैसे चेंज होंगी? अगर पॉसिबल है जी हाथ से एक्स की जगह वाई कर दें, हाथ से हाँ फिर खराब हो जाएगा। सर हम सोच के बताएंगे, आपको कल बताएंगे। अच्छा चले सर मैं ट्राई करूंगा। ट्राई करके या मैं ना आपको कल बताऊं, या मैं आपको बताऊं? सर आप बता दें। पता चल गया। पक्की बात है? सर आप बता दें। ये देखें, ये देखिएगा करके जरा। देखेंगे। मैंने बेटा आपको एक हफ्ता हो गया चैलेंज दिया हुआ था, मैंने आपको ये साइन किया था, लेकिन चूंकि आपने लेक्चर सुना ही नहीं है तो आपको क्या लगे, ए में 7 है, बी में है 5, बी में 5, ठीक है। ये मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ए इक्वल ए प्लस बी। इसको बल्कि मैं यूं करता हूं बेटा कि मैं ना यहाँ पे लिखने की बजाय मैं ना नोटपैड ओपन कर लेता हूं ताकि वो इतना लिखना ही ना पड़े। ये तो बताइएगा, ये स्क्रीन आपको नोटपैड नजर आ रही है? जी सर। ए इक्वल 7 है और बी इक्वल 5 है, ठीक है। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ए इक्वल ए प्लस बी। क्या होगा जरा मुझे बताइएगा। सर जी ये अपना जमा हो जाएगी वैल्यू। ए प्लस बी क्या होता है? ए प्लस बी 12, यानी कि इस वक्त ए में क्या चला गया? 13। ए में 12 चला गया। ये मैं हर स्टेटमेंट के जी साथ सर, ना उसकी ए बी की वैल्यूज भी लिख रहा हूँ। बी में क्या है इस वक्त? बी में क्या है? 5। चलें ये देखा, ए में इस वक्त 12 है बेटा। ये आपकी आवाजें आ रही हैं। ये सर पता नहीं किसी का। ये देख, ए में 12 है, बी में 5 है, तो मैं बी में स्टोर कर रहा हूं बी इक्वल ए माइनस बी। क्या होगा? 2 सर। चलें, जूम मीटिंग एंड हो गई है तो, लेकिन ये आपको सोल्यूशन आपको ये चूंकि उसमें आपको मैं यूट्यूब लेक्चर दूंगा, उसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा। ए इक्वल 12 और बी इक्वल ए माइनस बी मैंने किया, तो बी में क्या वैल्यू आ जाएगी? बी में वैल्यू आ जाएगी, अल्लाह आपका भला करे, 12 में से बी में वैल्यू थी 5, ए में थी 12, 12 में से 5 गए, बी में आ गया इस वक्त 7, ठीक है। और ए में क्या पड़ा हुआ है? ए में पड़ा हुआ है 12, ठीक है जी। अब ए में मैंने क्या स्टोर करवाना है? ए इक्वल ए माइनस बी। अब देखें क्या होगा, ए इक्वल ए माइनस बी। ए में क्या था? 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए तो ए में चला गया, 12 में से 7 गए, ए में चला गया 5। और बी में क्या है? बी में पहले से मौजूद है 7। सो सिंपल। तो आप देख लें प्री कंडीशन क्या थी? ए इक्वल 7, बी इक्वल 5, ठीक है, ये प्री कंडीशन थी।
ठीक है। और पोस्ट कंडीशन क्या आ गई, ए में 5 आ गया और बी में 7 आ गया। फिर इसको आप ज़रा एक दफ़ा रिपीट कर लें, देख लें कि ए में 7 है, बी में 5 है। मैंने स्टेटमेंट लिखी ए इक्वल ए प्लस बी, ए प्लस बी करके मैंने ए में स्टोर करवा दिया। तो 7 जमा 5 12, 12 चला गया ए में, बी में पहले से 5 मौजूद था, ये रहेगा। अब इस वक्त ए में 12 है, बी में 5 है। अब मैंने स्टेटमेंट लिखी बी इक्वल ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ए में 12 था, बी में 5 था, तो ए माइनस बी यानी कि 12 माइनस 5, तो बी में चला गया 7 और ए में पहले से 12 मौजूद है। ठीक है, एक काम तो हमारा हो गया, बी में 7 चला गया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने स्टेटमेंट लिखी ए इक्वल ए माइनस बी। तो जब मैंने ए माइनस बी लिखा तो उसमें आप देखें, मैं इसको एक डुअल कर देता हूं ताकि वो कन्फ्यूजन ना आए कोई। तो जब हमारा ए में 12 था और बी में 7 है तो मैंने स्टेटमेंट लिखी ए इक्वल ए माइनस बी। अब ए में 12, बी में 7, तो 12 माइनस 7 5, ए में चला गया 5 और बी में है 7। तो ये आप देख रहे हैं प्री कंडीशन ए इक्वल 7, बी इक्वल 5 और पोस्ट कंडीशन ए इक्वल 5, बी इक्वल 7। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो बेटा हम इट मीन्स इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल के possible to swap two variables without using थर्ड कौन सा, एक्स्ट्रा और टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है जी, ओके, इट इज़ इनफ फॉर टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।